Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying taxation law and next question is provision related to appeal under the Income Tax Act 1961. तो Income Tax Act 1961 के अंडर अपील के भी प्रोविज़न है. इट मीन्स एसएससी या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो भी होगा, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है या किसी तरीके का कोई वहाँ पे रिलेटेड टू रिटर्न, रिलेटेड टू अकाउंट बुक, या फिर प्रॉपरली टैक्स जमा नहीं हुआ है या फिर टैक्स कम जमा हुआ है और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, कमिश्नर ने टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दिया है, इस तरीके के अगर डिस्प्यूट होते हैं तो फिर दोनों पार्टीज़ के पास ये राइट है कि वो अपील कर सकते हैं. वो अपील कहाँ पे करेंगे, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, वहाँ पे अपील कर सकते हैं और इसको बोला जाता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल. यहाँ पे एसएससी या फिर कमिश्नर जो होगा या फिर जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी जिसको ऑब्जेक्शन है किसी मैटर से रिलेटेड, वो वहाँ पे अपील कर सकती हैं. तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन बी चैलेंज इन अपील बाय द पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो ऑर्डर करेगी, ठीक है जी, अगर उन ऑर्डर से या तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर पर्सन डिससेटिस्फाइड है तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो है अपील कर सकते हैं. अपील कहाँ पे करेंगे? सच अपील शैल बी बिफोर कमिश्नर के पास. अपील कमिश्नर, अपील एक कमिश्नर है और एक कमिश्नर अपील है, तो मीन्स कमिश्नर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है आप कहाँ पे करेंगे? कमिश्नर अपील के पास करेंगे. ठीक है जी. तो मान लीजिए एसएससी के फेवर में डिसीजन आया तो कमिश्नर जो है वो ऊपर वाले ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहाँ पे अपील वो करेगा. तो दोनों ही पार्टीज़ के पास राइट है कि अगर वो उस कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील ऊपर कर सकते हैं. द डिप्टी कमिश्नर ऑफ अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो इस तरीके से अपील होती है. सबसे पहले आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील को. कमिश्नर अपील के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर को. डिप्टी कमिश्नर अपील के डिसीजन के अगेंस्ट आप अपीलेट अथॉरिटी में अपील करें. तो सबसे पहले जो मैटर जाता है वो कमिश्नर के पास ही जाता है, कमिश्नर अपील के पास ही जाता है, जहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और एसएससी या टैक्स पेयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है. अब मान लीजिए वहाँ पे डिसीजन जो है अगेंस्ट जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी आता है, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है आगे अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकती है. अगर मान लीजिए डिसीजन जो है अगेंस्ट एसएससी आता है तो एसएससी जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है अपील वहाँ पे कर सकता है. अगर वहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी पार्टी तो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है. तो देखिए, फर्स्ट अपील शैल बी बिफोर द डिप्टी कमिश्नर, ये आपको पता है, डिप्टी कमिश्नर को अपील करेंगे या कमिश्नर को अपील करेंगे. और सेकंड अपील जो है आप कहाँ पे करेंगे? अपीलेटेड ट्रिब्यूनल को करेंगे. तो सबसे पहले तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है टैक्स से रिलेटेड बिटवीन द एसएससी एंड टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में, इनकम टैक्स अथॉरिटी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ पे जाता है? कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकता है अकॉर्डिंग टू द जुरिसडिक्शन. और वहाँ से अगर कोई पार्टी जो है वो डिससेटिस्फाइड है उसके ऑर्डर से तो वो अपील करेंगी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल को. अब अपीलेटेड ट्रिब्यूनल जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 252 के अंदर. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू हेयर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील. तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर अपील जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा उसके पास ये जुरिसडिक्शन होगी कि डिप्टी कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील ने अगर कोई डिसीजन किया है, कोई ऑर्डर किया है तो वो उसके अगेंस्ट अपील को सुन सकता है. पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील कैन अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो कोई भी पर्सन, दोनों पार्टी में से कोई भी पर्सन अगर डिप्टी कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील के डिसीजन से एग्रीव्ड है, वो पीड़ित है, उसको वो ऑर्डर जो है डिससेटिस्फाइड लगा है, सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्डर से, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है. बट इट इज़ टू मेंशन हियर दैट इफ एनी taxpayer has received complete relief from the first appeal then he cannot present a second appeal before the tribunal. तो यहाँ पे साफ लिखा है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सुंदरम क्लेटॉन लिमिटेड के केसेस में साफ बोला गया कि अगर फर्स्ट अपील में इट मीन्स कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर अपील के पास उस पर्सन को एक कंप्लीट रिलीफ मिल गया है तो वो सेकंड अपील नहीं कर सकता, मीन्स कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील नहीं कर सकता है. तो अपीलेट ऑर्डर क्या है? कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो अपील हैं उनके कौन कौन से ऐसे ऑर्डर होंगे
उनके द्वारा दिए ऐसे कौन से ऑर्डर होंगे जिसके अगेंस्ट जो है अपील जो है पर्सन कर सकता है, पार्टीज कर सकती हैं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अगर है। कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं? ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर बिफोर 1 अक्टूबर 1998 और ऑर्डर बाय द कमिश्नर अंडर सेक्शन 154, 250, 251, 251, 252 ए। ये ऐसे ऑर्डर, ऐसे सेक्शन हैं जिनको आगे आप पढ़ेंगे। मेनली अगर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं की है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, अकाउंट बुक अच्छे से मेंटेन नहीं किए हैं, जो आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरा है, या फिर जो रिटर्न भरा है उसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छुपाई है, ये उससे रिलेटेड सारे सेक्शन हैं। और इन सेक्शन में अगर डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ने कोई ऑर्डर किया है तो उसके अगेंस्ट अपील जो है वो अपीलेट अथॉरिटी को, ट्रिब्यूनल को की जा सकती है। ऑर्डर बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 158 में अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर किया है तो उसको भी अपील हो सकती है। ऑर्डर पास बाय द डिप्टी कमिश्नर अंडर सेक्शन 121A, 154, 263, 271, 271A, तो ये सारे ऑर्डर जो जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न फाइल करने से है, या फिर रिटर्न फाइल नहीं किया है, टैक्स जमा नहीं करवाया है, अकाउंट बुक को मेंटेन नहीं किया है, अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं किया है, सर्च और सीजर जब हुआ था तो उसमें हेल्प नहीं की है, तो इससे रिलेटेड जो ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ने किए हैं उसके अगेंस्ट भी अपील जो है ट्रिब्यूनल के पास की जा सकती है। ये सारे उसी से रिलेटेड ऑर्डर यहाँ पे हैं। If any appeal is dismissed by the deputy commissioner on the ground that it was filed after the completion of time period, then appeal can lie against such order under section 250। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि डिप्टी कमिश्नर ने किसी भी अपील को अगर डिसमिस कर दिया है और बेस किया था कि आपने एक पेट टाइम पीरियड के अंडर जो है अपील नहीं की है, तो उसके अगेंस्ट जो है अपील जो है 250 में की जा सकती है। Similarly, if an appeal is dismissed on the ground that it has not been presented in the prescribed format, no verification is thereon, there such an order of dismiss is also appealable। अगर डिप्टी कमिश्नर ने इस बेस पे उस अपील को रिजेक्ट कर दिया कि आपने जो ग्राउंड वहाँ पे रखे हैं वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं, आपने अपील जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो है नहीं लगाई है, तो ऐसे ऑर्डर भी जो उस डिप्टी कमिश्नर के हैं वो अपीलेबल होंगे। मेलाराम वर्सेस सनवा कमिश्नर इनकम टैक्स के केस में ये बोला गया। तो अब यहाँ पे देखना है कि फॉर्मेट एंड टाइम पीरियड होगा क्या, क्योंकि इनके बेसिस पे आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। अपील इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड विद अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड वेरिफिकेशन। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो भी लॉयर एडवोकेट होता है उनको पता है क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से अपील वहाँ पे करनी है। अपील मस्ट ऑल्सो कंटेन अ मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम ऑफ अपील मीन्स प्रॉपर फॉर्मेट में जो है आपको अपील वहाँ पे लगानी है, विद प्रेस्क्राइब फीस भी वहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी अपील जो है रिजेक्ट भी हो सकती है। फॉर्मेट नंबर 36 एंड 36A इज प्रेस्क्राइब फॉर अपील। तो इसके लिए ये फॉर्मेट भी बना हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने शेड्यूल में इसका फॉर्मेट दे रखा है कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपील वहाँ पे करनी है। As per the section 249 clause 2, the time period of appeal is 30 day। क्योंकि फॉर्मेट और टाइम पीरियड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे बता रखा है कि विद इन द 30 days यू हैव टू अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। एन अपील कैन बी फाइल्ड, तो 30 डेज के अंडर आपको जो है अपील करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। अपील के अगेंस्ट अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना चाहते हैं तो वो विद इन 30 डेज आपको करनी होगी। तो टाइम भी यहाँ पे बता दीजिए। टाइम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग एन अपीलेबल ऑर्डर। तो जिस दिन आपको कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अपील जहाँ पे आपने अपना केस लगाया था उसने आपको ऑर्डर दे दिए हैं, उस दिन से आपका टाइम जो है कैलकुलेट किया जाएगा। हिंद डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस इनकम टैक्स अथॉरिटी 1979 कोलकाता हाई कोर्ट का ये केस है। द ऑपोजिशन शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड ही शैल मेक क्रॉस ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज। तो ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि अगर आप अपील करना चाहते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ डिप्टी कमिश्नर अपील, और अगर आप अपील करते हैं तो इस अपील की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑपोजिशन पार्टी को देनी जरूरी है विद इन 30 डेज, ताकि वो क्रॉस ऑब्जेक्शन उस अपील का ले सके। सच टाइम लिमिट मे एक्सटेंड इट देयर आर सफिशिएंट रीजन फॉर मेकिंग डिलेड क्रॉस ऑब्जेक्शन। इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आप एक सफिशिएंट ग्राउंड वहाँ पे देते हैं कि क्यों आपसे वहाँ पे डिले हुआ कि आप 30 डे में इसका ऑब्जेक्शन नहीं ले सके। अवतार कृष्णन दास वर्सेस कमिश्नर ऑफ टैक्स के केसेस में ये बोला गया। अब यहाँ पे आपने
जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसको भी यूज़ किया, प्रॉपर टाइम पीरियड के अंडर आपने अपील भी कर दी, ऑपोजिशन पार्टी को इसके बारे में बता भी दिया। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैसे करेगी, इनको हमने देखना। As per the provision of section 254, the appellate tribunal shall be able to make such order as it think fit after giving both parties a reasonable opportunity of hearing। तो अब ट्रिब्यूनल उस केस को सुनेगा, दोनों पार्टीज को के बारे में वो कोई भी ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर करने से पहले वो दोनों पार्टीज को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard देगा, दोनों को पार्टियों को सुनेगा, उसके बाद वो कोई ऑर्डर वहाँ पे दे सकता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अडॉप्ट सच अ प्रोसीजर फॉर हियरिंग ऑफ अपील विच इट मे थिंक फिट फॉर द जुडिशियल डिसीजन। के स्वामी एंड सन्स ऑफ कमीशन ऑफ इनकम टैक्स 1977 के केसेस में साफ ही बोला गया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी, कि कैसे वो उस अपील को हेयर करेगा और कैसे जुडिशियली डिसीजन वो वहाँ पे दे सकता है। तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर है कि वो कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है पार्टी की हेयरिंग का। If the appellate remain absent on the date of hearing, ex parte hearing can be done, and whenever the appellant is present in future and sufficient reason for absence are given, the order ex parte hearing can be cancelled। देखिए, अब एक पार्टी ने ट्रिब्यूनल के पास जो है अपना केस लगाया और वो एब्सेंट रहता है वहाँ पे, और डेट ऑफ हियरिंग पे जिस दिन कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर डेट को हियरिंग होगी और वो वहाँ पे एब्सेंट रहता है, तो एक्स पार्टी हियरिंग कैन बी डन। तो एक्स पार्टी हियरिंग चलेगी वहाँ पे। इट मीन्स कि ट्रिब्यूनल जब भी डिसीजन करता है वो दोनों पार्टीज को सुनता है, लेकिन अगर एक पार्टी डेलिबरेटली वहाँ पे एब्सेंट रह रही है तो एक पार्टी को सुनने के बाद ही डिसीजन कर दिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी हियरिंग। which and whichever the whenever the appellant is presented in future, और उसके बाद जो है वही appellant जिसने अपील लगाई थी उस टाइम पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग पे तो वहाँ पे नहीं पहुँचा, लेकिन बाद में वो आ जाता है और सफिशिएंट रीज़न वहाँ पे देता है कि वो क्यों उस दिन एब्सेंट रहा था, बीमार था, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, सब दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ वो दे सकता है। अगर कोर्ट उस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करती है तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो कैंसल्ड भी किया जा सकते हैं। मुरलीधर वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के केसेस में ही बोला गया। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को सुन लिया कोर्ट ने, हियरिंग का प्रोसीजर भी डिसाइड कर लिया। अगर एक्स पार्टी नहीं होता है तो वो दोनों पार्टी को वहाँ पे सुनेगा, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, अब वो ऑर्डर देगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 254 क्लॉज 4, द ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल प्रोवाइडेड दैट नो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैड अराइजन ड्यू टू सच ऑर्डर। तो सेक्शन 254 क्लॉज 4 के अंडर वो जो है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर करेगी, उसका ऑर्डर फाइनल होगा, और अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज नहीं होता है। देन व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वहाँ पे ऑर्डर जो दिया है उसको फाइनल माना जाता है हमेशा, लेकिन अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो पार्टियाँ अपर अपील कर सकती हैं, इसके ऊपर भी अपील कर सकते हैं। इसके ऊपर अपील कहाँ पे होती है? हाई कोर्ट में होती है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का ये डिसीजन जनरली फाइनल होता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल है, एग्रीव्ड है, पीड़ित है, उसको लगता है कि स्टिल देयर इज समथिंग जो कि सामने नहीं आया है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, मीन्स जो धाराएं जो हैं, सेक्शन जो है इस एक्ट के अंदर लिख रखे हैं, उनको अभी थोड़ा सा और पढ़ना, उनकी और इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है, और उनको लगता है कि इन सेक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसके बेसिस पे वो अपर अपील भी कर सकता है। Thus, if any substantial question of law has arisen by the appellate tribunal, such order shall not be final, but further appeal also such order could be referred as per section 256 and 260। तो यहाँ पे क्लियर है कि जनरली अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है फाइनल, उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर कोई लॉ से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन वहाँ पे है, जिस धाराओं के अंडर वो केस सुना गया, उस जिस सेक्शन के अंडर वो केस सुना गया, वो उन सेक्शंस को, उन लॉ को अभी और इंटरप्रिटेट करना जरूरी है, ऐसा पार्टीज को लगता है, तो उस कंडीशन में वो अपील कर सकते हैं। बट ग्राउंड इज दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और इसका रेफरेंस भी किया जा सकता है। आई होप आपको पता होगा रेफरेंस क्या होता है। आप अगर इस एक्ट के अंडर किसी धाराओं में जो है ट्रिब्यूनल क्लियर नहीं है, सेक्शन में क्लियर नहीं है, तो वो उसका रेफरेंस भी ले सकता है। मींस हाई कोर्ट को
भेज सकता है उस मैटर को, और उन सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे कोई जो है कन्फ्यूजन है उनसे रिलेटेड कोई भी वहाँ पे उनसे ओपिनियन ले सकता है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस का राइट भी है अगर व्हेन देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और आगे अपील का राइट भी है इफ देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अदरवाइज ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता है। At the last, one copy of order of income tax tribunal shall be given to both the appellant and commissioner income tax। और ये बहुत जरूरी है, जब भी अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर वहाँ पे करता है, कोई भी डिसीजन वहाँ पे करता है, तो दोनों पार्टीज को इसकी कॉपी दे दी जाती है। अपील टू द हाई कोर्ट। तो अब यहाँ पे देखिए, अपील हाई कोर्ट को तभी होती, मैंने अभी आपको बताया, जब व्हेन देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन 260A एंड 260B प्रोवाइड फॉर अपील टू द हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू इट, एन अपील मे फाइल टू द एवरी सच ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू द हाई कोर्ट वेयर देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। I said you earlier that if there is no substantial question law, the decision of the appellate tribunal is final. But if there is any substantial question of law, then parties may appeal to the High Court. Such appeal shall be made within 120 days from the time of receiving the copy of the order of the income tax appellate tribunal। तो ऐसी अपील आप जैसे ही इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आपके पास मिला, आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो 120 दिनों के अंदर आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं। द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट शैल हियर द अपील। और बहुत जरूरी है, आपको तो लग रहा है कि देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन हाई कोर्ट को भी लगना चाहिए जहाँ पे अपील कर। तो आप जब अपील लगाएंगे तो हाई कोर्ट देखेगी इज देयर इज एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर उनको लगता है कि यस देयर इज एनी क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस कंडीशन में अपील को सुन सकते हैं। व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, इट शैल बी हेयर्ड बाय द बेंच नॉट लेस देन द 2 जज ऑफ द हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अपील वहाँ पे हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो इस अपील को सिंगल बेंच नहीं सुनेगी, मीन्स वहाँ कम से कम 2 बेंच होनी चाहिए, मतलब 2 जज उस अपील को वहाँ पे सुनेंगे, और मेजोरिटी के बेसिस पे वहाँ पे डिसीजन जो है दिया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे रेफरेंस की। तो या तो आप अपील कर सकते हैं, आप रेफरेंस भी कर सकते हैं हाई कोर्ट को। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दिया है उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ है, और जो ऑर्डर दिया है वहाँ पे ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये क्लियर नहीं है कि इस सेक्शन के अंडर क्या है, या वो उस सेक्शन के अंडर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन चाहती है ताकि वो बेटर डिसीजन कर सके, तो उस कंडीशन में वो हाई कोर्ट को रेफरेंस भी उस मैटर का कर सकती है। और जब वो हाई कोर्ट को रेफरेंस करेगी तो हाई कोर्ट उस मैटर को देखेगी, उन सेक्शन को देखेगी, और अपनी ओपिनियन जो है वो ट्रिब्यूनल को बता देगी, और ट्रिब्यूनल जो है उसी के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन करेगी। देखिए, सेक्शन 256 सेज दैट विद एसएससी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फाइंड एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए, अगर कमिश्नर को या एसएससी को या फिर ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वो जरूरी नहीं है, वो डिसीजन करने से पहले रेफरेंस भी कर सकते हैं हाई कोर्ट को। अगर डिसीजन वहाँ पे ये अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल कर देती है, तब तो पार्टी जो है हाई कोर्ट में जा सकती हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन के बेसिस पे। लेकिन अगर अभी डिसीजन जो है ट्रिब्यूनल ने नहीं किया है और उनको ये खुद लग रहा है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या सेक्शन को और इंटरप्रेट करने की जरूरत है और इसकी ओपिनियन चाहिए उसको हाई कोर्ट को, तो खुद ट्रिब्यूनल भी जो है हाई कोर्ट को रेफरेंस कर सकती है। और ये रेफरेंस जो है विद इन द 60 डेज ऑफ ऑर्डर करना होगा। देखिए, Oriental Investment Company Private Limited was the Commissioner of Income Tax. It was held that any matter shall be referred to the High Court only when it contain any substantial question of law. ये तो आपने पढ़ ही लिया। As stated above, the reference must be made within 60 days, but the reference may be admitted even after 60 days if the sufficient cause to produce, but such a delay cannot be more than 30 days. तो देखिए, तो रेफरेंस जो है वो 60 डे के अंदर करना है, इवन दो इसको 60 डे के बाद भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको एक सफिशिएंट कॉज वहाँ पे बताना होगा, कारण वहाँ पे बताना होगा, लेकिन ये 30 दिनों से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। With the tribunal does not accept the application of the SSC or Commissioner of Income Tax that the substantial question of law exists for the reference to the High Court, then within 6 months from the receiving such rejection, the SSC or Commissioner may apply directly to the High Court. तो देखिए, अगर SSC और कमिश्नर जो है उसकी एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट नहीं करता है, या हाई कोर्ट जो है उनका रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 6 महीने के बाद जो है वो कमिश्नर या फिर वो एसएससी वो सीधा हाई कोर्ट को अपील भी वहाँ पे
कर सकता है। श्रीमती चंद्रकांता अग्रवाल वर्सेस कृष्ण इनकम टैक्स केसेस में इट वाज हेल्ड दैट वेयर द एप्लीकेंट डिमांडेड रेफरेंस ऑफ several questions but tribunal referred only few of them, the appellant can only apply to the high court for reference of other question। बहुत इंपॉर्टेंट वाली, क्योंकि अगर उस केस के अंदर बड़े सारे क्वेश्चन है जिसका रेफरेंस जो है वो एसएससी चाहता है और ट्रिब्यूनल ने कुछ मैटर उस रेफरेंस के अंदर एक्सेप्ट कर लिए हैं लेकिन कुछ को नहीं किया है, तो जो मैटर एक्सेप्ट नहीं किए हैं फॉर द रेफरेंस उन क्वेश्चन पे ही अपील जो है एसएससी हाई कोर्ट में कर सकता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये है सारा अपील का प्रोसीजर। सबसे पहले एक डिस्प्यूट होता है तो आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं या डिप्टी कमिश्नर अपील के पास जाते हैं। उनके डिसीजन के से अगर दोनों पार्टी एग्रीव्ड है, कोई पार्टी एग्रीव है, तो वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाती है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन वहाँ पे अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट तभी उस अपील को एक्सेप्ट करेगा अगर उसको लगेगा कि वहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हाई कोर्ट उस पर डिसीजन सुनाएगा। वहाँ पे सिंगल बेंच नहीं होगी, कम से कम 2 जज होंगे और मेजोरिटी से वहाँ पे डिसीजन सुनाया जाएगा। सेम अगर आप चाहें तो रेफरेंस भी जो है उस डिस्प्यूट का हाई कोर्ट से करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।